everyone, a very warm welcome to PW. I am Samriddhi Sharma, your biology mentor, and आज है हमारा the most awaited revision session of chapter heredity and evolution. तो यार मैं जहां भी जाती हूँ मेरे पीछे पीछे एक क्वेश्चन आता रहता है कि मैम हेरिडिटी वाला चैप्टर रिवाइज करा दो, कब कराओगे कब कराओगे कब कराओगे। तो भाई आज कराएंगे, ठीक है। तो आज फाइनली वो डे आ गया है जहां पे हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन इस चैप्टर को क्विक कॉन्सेप्ट मैपिंग के तरीके से क्विक रिवाइज करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, यहाँ पे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना है सभी बच्चों के लिए। बेटा अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो एज यू कैन सी दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट। द फर्स्ट वन इज द हेरिडिटी एंड द सेकंड वन इज द एवोल्यूशन। बट हमारे बोर्ड एग्जाम में बेटा सिर्फ हेरिडिटी वाला पार्ट आने वाला है, इवोल्यूशन वाला पार्ट इस बारी हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में इंक्लूडेड नहीं है। तो एवोल्यूशन वाले पार्ट से आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इसीलिए आज के सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी वाले पार्ट पे फोकस करेंगे, उस पार्ट को रिवाइज करेंगे। सो कॉन्सेप्ट काफी है, टाइम है कम, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का हेरिडिटी का रिवीजन सेशन। सबसे पहले हेरिडिटी का मतलब समझना है, राइट। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, जब भी हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की, तो रिप्रोडक्शन को सबसे पहले समझो कि है क्या। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स बनाते हैं। अब जब मैं बोलती हूं अपने जैसे, तो दिस मीन्स कि भाई बैक्टीरिया जब रिप्रोड्यूस करता है तो वो बैक्टीरिया बनाता है, एल्गी रिप्रोड्यूस करता है तो एल्गी बनाता है, ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं तो ह्यूमंस बनाते हैं, डॉग बनाता है, कैट बनाता है, राइट। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करता है तो उस टाइम पे वो अपनी इंफॉर्मेशन अपने आगे वाली जनरेशन को पास ऑन करता है। अब ये इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? ये जो इंफॉर्मेशन है डीएनए के अंदर होती है। तो बेसिकली जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, चाहे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हो या सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो अपना डीएनए अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या करते हैं? पास ऑन करते हैं। तो अगर मैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो वो अपना डीएनए कैसे पास ऑन करते हैं? बेटा सिंपल सी बात है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? सबसे पहले दो गैमीट्स होते हैं, राइट। एक मेल गैमीट जो कि मेल पेरेंट की बॉडी के अंदर होता है, एक फीमेल गैमीट जो कि फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर होता है। अब बेसिकली गैमीट्स हैं तो सेल ही, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा एंड डीएनए के अंदर है इंफॉर्मेशन। अब जब ये स्पर्म सेल एंड जब ये एग सेल का फ्यूजन होता है तो एक सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट के अंदर मदर एंड फादर दोनों का डीएनए है एंड इसी जाइगोट से पूरा का पूरा एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने वाला है। तो यानी कि जो नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके अंदर डीएनए होगा, मैटरनल डीएनए यानी कि मदर का डीएनए एंड पैटर्नल यानी कि फादर का डीएनए। सो बेसिकली समझने वाली बात, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है तो उसके अंदर क्या है? अपना पेरेंट का डीएनए उसको मिला है, राइट। एंड जब पेरेंट का डीएनए मिला है तो ऑब्वियस सी बात है डीएनए के अंदर की इंफॉर्मेशन भी उसको मिली है, राइट। अब इसी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। अब यहाँ पे कैरेक्टर क्या है? बेटा देखो, इंफॉर्मेशन किस चीज की है? डीएनए के अंदर किस चीज की इंफॉर्मेशन है? भाई मेरे बाल कैसे होंगे? स्ट्रेट होंगे, कर्ली होंगे, डार्क ब्राउन होंगे, ब्लैक होंगे, आई का कलर ग्रीन होगा, ब्लैक होगा, हेजल होगा, ग्रे होगा, सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो बाहर के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो या अंदर के एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स हो, हमारी बॉडी के सभी कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के अंदर है। एंड जो डीएनए हम सबके अंदर है बेटा, वो डीएनए हमें अपने पेरेंट्स से मिला है एंड हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिला है एंड सो ऑन करते करते बेटा ये क्या हो रहा है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है बेटा? ट्रांसमिशन होता है इंफॉर्मेशन का यानी कि कैरेक्टर्स का, एंड इसी चीज को हम बोलते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स और वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अब जैसे कि हमने बात करी कि भाई कैरेक्टर्स की क्या हो रही है? ट्रांसमिशन हो रही है। बट जब कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन होती है तो यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली ये है कि कैरेक्टर्स वैरी भी तो करते हैं। भाई आंखों का कलर तो सबका है ना। आई कलर एक कैरेक्टर है बट उस कैरेक्टर में वेरिएशन देखने को मिलता है। किसी का आई का कलर ब्लैक है, किसी का डार्क ब्राउन, किसी का ग्रे, किसी का ग्रीन, किसी का ब्लू, राइट। तो
कैरेक्टर है, आई कलर एक कैरेक्टर है, बट उसके वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। भाई एक सिंपल सी चीज है, तुम कार खरीदने गए, ठीक है, अब जब तुम कार खरीदने जाते हो तो वहां पे वो बोलते हैं ना आपको कौन सा वेरिएंट लेना है, राइट? तो जैसे गाड़ियों में अलग अलग वेरिएंट आते हैं, कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, कोई मैनुअल ट्रांसमिशन, कोई 4x4 व्हील ड्राइव, कोई 2x2 व्हील ड्राइव, वहां पे जैसे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, वैसे ही बेटा ह्यूमन बींग्स के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो हमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के अंदर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, राइट? किसी सेम प्लांट के अंदर हम देखें तो किसी का फ्लावर रेड है तो किसी का व्हाइट भी हो सकता है, किसी का वायलेट है तो किसी का व्हाइट, राइट? तो वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। वेरिएशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। तो किसी कैरेक्टर के अंदर वेरिएशन देखने को जब हमें मिलते हैं, डिफरेंस देखने को मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेरिएशन शो करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है? चलो, तो ये बात हो गई वेरिएशन की। अब यहाँ पे एक टर्म सुनने को मिलता है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या है भाई? बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांच में हम अलग अलग चीजों के साथ डील करते हैं, स्टडी करते हैं। सो दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स जो ये टर्म है, ये टर्म कॉइन किया था विलियम बैटसन ने, एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स हम बोलते हैं मेंडल को। अब मेंडल कौन है, उन्होंने क्या किया, इसके बारे में आगे बात करेंगे, बट पहले यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जेनेटिक्स में क्या चीजें होती हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। अब जब हम वेरिएशंस की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वेरिएशंस तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे। बट अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो बेटा जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है उनके अंदर वेरिएशंस कम देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसा क्यों? देखो बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो सिंगल पेरेंट का ही डीएनए आगे क्या हो गया है, इनहेरिट हो गया है। तो वहां पे जो थोड़े बहुत वेरिएशन आए होंगे वो तभी आए होंगे जब डीएनए के अंदर कॉपिंग हुई होगी रिप्रोड्यूस करने से पहले, एंड उस टाइम पे अगर डीएनए में कोई थोड़ा बहुत एरर वगैरह हुआ तो वो आगे पास ऑन हो गया एंड वेरिएशन देखने को मिला हमको नेक्स्ट जनरेशन में। बट जब हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वहां पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जो भी नई जनरेशन बनेगी उसके अंदर जो डीएनए होगा वो दो अलग अलग पेरेंट्स से आने वाला है, यानी कि जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का दो अलग अलग जगह से है। तो ऑब्वियस सी बात है, वेराइटी ज्यादा है, वेरिएशन आने के चांसेस ज्यादा है, राइट? तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशंस ज्यादा देखने को मिलते हैं, राइट? चलिए, अब इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशंस की? हम एग्जैक्ट सेम टू सेम इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन क्यों नहीं कर रहे, ठीक है? या फिर अगर वेरिएशन आ भी गए तो क्या उससे कोई खतरा है? सो देखो बेटा, वेरिएशंस दोनों तरीके के हो सकते हैं, यूजफुल भी हो सकते हैं, नॉन यूजफुल भी हो सकते हैं, बट हम यहाँ पे उसका एडवांटेजेस डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो बेटा, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू अ स्पीशीज इज दैट इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखो बेटा, कई बारी क्या होता है, डीएनए में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि वो चेंजेस उस पर्टिकुलर स्पीशीज को, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में, अडेप्ट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, वेरिएशन हेल्प्स इन द इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज, राइट? अब देखो बेटा, अगर हम अपना ही एग्जाम्पल क्यों ना लें, जैसे हम आज दिखते हैं, हम लाखों साल पहले ऐसे नहीं दिखते थे। उन्होंने बार बार रिप्रोड्यूस किया, जब भी उन्होंने रिप्रोड्यूस किया डीएनए में चेंजेस आए, डीएनए में चेंजेस आते गए, कैरेक्टर्स चेंज होते गए, कैरेक्टर्स चेंज होते 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 हम क्या नई नई स्पीशीज बनती गई, हम धीरे धीरे इवॉल्व होते गए, राइट? एंड ये भी प्रोसेस अभी रुकी नहीं है, आगे आने वाले लाखों सालों में हो सकता है हम ऐसे ना दिखे, हम थोड़े बहुत और कुछ अलग दिखे। तो बेटा कंटिन्यूअसली जब ये वेरिएशंस आते हैं तो इवोल्यूशन होता है, एंड वो इवोल्यूशन पर्टिकुलर न्यू स्पीशीज बनाने में मदद करता है। दे फॉर्म द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, राइट? हेरिडिटी का बेसिस ही क्या है बेटा? वेरिएशन है। न्यू कैरेक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द ऑर्गेनिज्म बाय वेरिएशंस। बिल्कुल, जब बेटा वेरिएशंस आते हैं तो नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जैसा कि हमने कहा वो कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल एंड नॉन यूजफुल हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे ट्रेट्स की, कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो देखो बेटा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ ना कुछ ट्रेट्स होते हैं, राइट? अगर मेरे सामने यहाँ पे कोई डमी खड़ी कर दी जाए या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई ह्यूमन बीइंग को खड़ा कर दिया जाए और मुझे कहा जाए कि आप इसके ट्रेट्स को बताइए,
ठीक है, तो मैं बोलूंगी हाँ जी भाई इनके हेयर का कलर ब्लैक है, इनकी स्किन का कलर व्हीटिश है, राइट, इनकी आई का कलर डार्क ब्राउन है, अच्छा इनके हेयर कर्ली हैं, ठीक है, एंड मैं क्या बोलूंगी इनके जो ईयर लोब्स है वो फ्री है। तो मैं इनके कैरेक्टर्स बताने लगी, ठीक है। अब ये सब जो कैरेक्टर्स मैंने बताए, ये कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं उनको अपने पेरेंट्स से मिले हैं। उनकी स्किन का कलर क्या है, उनके हेयर का कलर क्या है, उनकी आई का कलर क्या है, बालों का टेक्सचर क्या है, ये उनके कुछ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया, तो मुझे पता चला कि अच्छा इनका एक कैरेक्टर ये भी है कि ये बहुत अच्छा डांस करते हैं, ये बहुत अच्छी स्विमिंग करते हैं, ये बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, ठीक है जी। और मैंने देखा कि इन्होंने अपना ईयर पियर्स करा रखा है, ठीक है, तो इन्होंने अपना जो पिना है, ईयर का जो लोब होता है, ठीक है, इन्होंने ये पियर्सिंग करा रखी है, ये भी तो उनका एक कैरेक्टर है ना। मान लो मैं उनसे बात कर रही थी, तो एक और कोई इंडिविजुअल आया एंड उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया और मैंने कहा कि अच्छा मैं आपके कैरेक्टर्स डिस्कस करते हो, तो मैंने उनके कैरेक्टर्स को क्या करना शुरू किया, कंपेयर करना शुरू किया। तो जो दूसरे इंडिविजुअल आए थे उनके जो ईयर था वो तो पियर्स नहीं था, जैसे लड़कियां समझती हैं, ठीक है, ये जो ईयर है ये इसको पियर्सिंग बोलते हैं, राइट। तो एक ने करा रखी है, एक ने नहीं करा रखी, तो यहाँ पे कैरेक्टर है ना। अब एक के पास वो कैरेक्टर है, एक के पास कैरेक्टर नहीं है, तो बेटा अब ये जो मैंने कैरेक्टर डिस्कस किया ये क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर है। अब मैंने उसको कहा तुम्हारा तो कान पियर्स नहीं हुआ हुआ, तो उसको बुरा लग गया, अब वो जाके वो अगले दिन वो जाके पियर्सिंग कराया, तो उसने वो कैरेक्टर एक्वायर कर लिया ना, ठीक है। मैंने कहा यार इसको तो बहुत अच्छी स्विमिंग एंड ड्राइविंग आती है, आपको तो नहीं आती, तो उसने क्या किया, उसने ट्यूशन क्लासेस लगवा ली, स्विमिंग और ड्राइविंग सीख ली, तो उसने वो कैरेक्टर एक्वायर कर लिया, राइट। तो इसी के बेसिस पे क्या है बेटा, हम दो तरीके के कैरेक्टर्स को हम क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, दैट इज एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब जब मैं उनका कंपैरिजन कर ही रही थी तो मैंने कहा कि अरे इनकी जो ईयर लोब है वो तो फ्री है, आपका अटैच्ड है। अब इसमें तो वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो तो इनहेरिट हुआ है, पेरेंट्स से मिला है। तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, राइट। मैंने कहा कि यार इन इंडिविजुअल की आंखों का कलर तो बहुत ब्यूटीफुल है, ग्रीन है, आपका तो ब्लैक है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब आप कहोगे मैम आजकल तो लेंस कार्ड पे मैम वो मिलते हैं, लेंस मिलते हैं, वो लगा लेगा, बट मैं नेचुरल बात कर रही हूँ, है ना, मैं नेचुरल बात कर रही हूँ, वो अपने पेरेंट्स से उसको इनहेरिट हुआ है। तो इसी के बेसिस पे बेटा क्या किया गया है, हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिट ट्रेट्स, ठीक है। जो ट्रेट्स बेटा इनहेरिट होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स से नई जनरेशन में एंड जिस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, पास ऑन होते हैं, उन कैरेक्टर्स को हम इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं। बट कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो पास ऑन नहीं हो सकते, ठीक है, उनको हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन नहीं कर सकते, ऐसे कैरेक्टर्स को हम एक्वायर्ड ट्रेट्स बोलते हैं। तो बेटा फॉर एग्जाम्पल मान लो एक आंटी जी हैं, उन्होंने अपने कानों में 1 2 3 4 5 6 पियर्सिंग करा रखी है, ठीक है, अपना नाक भी छिदा रखा है हर, ठीक है, यहां से भी यहां से भी। तो बेटा इसका मतलब ये तो नहीं है ना उनके जो भी बच्चे होने वाले हैं उनके भी कान छिदे होंगे, नाक छिदे होंगे, नहीं, उन्होंने ये चीज एक्वायर करी ना, अब ये आगे ट्रांसमिट थोड़ी होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चों के भी कान और नाक छिदे होंगे, समझ रहे हो। एंड मान लो कोई अंकल जी हैं भाई, उनको बहुत अच्छी स्विमिंग आती है, बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है, अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कल जब बच्चा होगा तो वो दूसरे दिन ही उठा के गाड़ी चलाना शुरू कर देगा, उसको वो चीज एक्वायर करनी पड़ेगी, वो चीज सीखनी पड़ेगी, समझ रहे हो, ठीक है। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स ट्रांसमिट नहीं हो सकते, इनहेरिटेड ट्रेट्स ट्रांसमिट होते हैं, पास ऑन होते हैं, ठीक है जी। अब जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं इनको एक्वायर किया जाता है आफ्टर बर्थ, ठीक है, एंड ये तो क्या है बेटा, ये तो इनहेरिट होते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पियर्सिंग ऑफ ईयर, लर्निंग ऑफ डांस, म्यूजिक, मस्कुलर बॉडी, ठीक है, रेसलर, भाई एक रेसलर है उसने बहुत अच्छी बॉडी बना ली है, 6 पैक एब्स बना ली है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जब उनके बच्चे होंगे तो उनके भी 6 पैक एब्स होंगे, ऐसा तो नहीं है। हाँ हो सकता है वो आगे जाके मेहनत करे उसके भी बन जाए, बट ये एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं। बट जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा ईयर लोब का अटैच्ड होना, फ्री होना, कर्ली हेयर होना, आई का कलर, ये सब क्या है बेटा, इनहेरिटेड ट्रेट्स है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में भी देख पा रहे हो। इतना समझ आया, वेरी गुड। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं बेटा जो हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है, जो हमें डिस्कस करनी है बेटा। डीएनए क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। देखो बेटा हमारा सेल है, ठीक है, हमारी बॉडी में ढेर सारे सेल है, अगर मैं एक सिंगल सेल को निकाल लूं और उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर देखो तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसा लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इस डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड की हम बात करें तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है,
किस चीज की, हमारे कैरेक्टर्स की। मेरी आंख का कलर क्या होगा, स्किन का कलर क्या होगा, बालों का कलर क्या होगा, नाक की शेप क्या होगी, लिप्स की शेप क्या होगी, हर चीज की इंफॉर्मेशन हमारे इस डीएनए के अंदर होती है। अब ये जो डीएनए होता है बेटा, ये इस तरीके से स्कैटर्ड पड़ा रहता है। जब ये ऐसे स्कैटर्ड पड़ा रहता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। बट सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो डीएनए है एक जगह पे मतलब फिट होने के लिए, ठीक है, क्या होता है बेटा, ये खुद को कंडेंस कर लेता है, खुद को कॉइल कर लेता है। तो लंबा सा थ्रेड जो भी फैला हुआ था वो क्या हो जाता है, कंडेंस एंड कॉइल्ड हो जाता है, एंड स्ट्रक्चर बनाता है बेटा कुछ इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, एंड इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम बेटा हमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिल जाएंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब ये जीन्स क्या है, देखो बेटा हमारा डीएनए क्या है, हमारा डीएनए बहुत बड़ा है, इसके बारे में हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में छोटी छोटी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं डीएनए, मतलब डीएनए बहुत बड़ा है, इस डीएनए में छोटे क्या है बेटा, सेगमेंट्स हैं, और हर सेगमेंट में किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन है। दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसमें किसी पर्टिकुलर ट्रेट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं जीन, राइट। तो हमारे डीएनए में आई कलर का जीन है, ठीक है, स्किन के कलर का जीन है, हेयर के टेक्सचर का जीन है, हर चीज का जीन हमारी बॉडी में, लगभग हमारे डीएनए के अंदर लगभग 20,000 जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। एंड क्रोमोसोम्स की बात करें तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर का मतलब बेटा ये है कि हर क्रोमोसोम की दो कॉपीज होती हैं, ठीक है, 2 कॉपीज होती हैं। जब मैं 2 कॉपीज की बात करती हूँ तो यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ ना डिप्लॉइड, तो बेटा यहाँ पे मैं एक डिप्लॉइड सेल बनाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक डिप्लॉइड सेल बनाती हूँ, एक क्रोमोसोम की यहाँ पे 2 कॉपीज हैं, ठीक है, मैंने एक और बनाया, ये एक और क्रोमोसोम, इसकी 2 कॉपीज। बट जब मैं बात करती हूँ किसकी, जब मैं बात करती हूँ हैप्लॉइड सेल की, तो हैप्लॉइड सेल में बेटा एक क्रोमोसोम की सिर्फ एक ही कॉपी होती है, ठीक है, एक क्रोमोसोम की सिर्फ एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है। तो डिप्लॉइड, डाई मतलब 2, ठीक है, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज, हैप्लॉइड मतलब सिंगल, ठीक है। चलिए बेटा डिप्लॉइड हैप्लॉइड भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलील। तो बेटा जब हम ऐसे डिप्लॉइड सेल्स की बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हैं। ये 2 कॉपीज कहां से आई, देखो बेटा ये 2 कॉपीज कहां से आई, एक मैटरनल एक पैटर्नल, यानी कि एक मदर से आई एक फादर से आई। तो बेटा अगर ये ऑर्गेनिज्म का किसी का सेल है, ठीक है, हम ह्यूमन सेल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर ये ह्यूमन सेल का एग्जांपल है बेटा, तो यहाँ पे जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम नंबर 1 है मान लेते हैं, तो बेटा एक क्रोमोसोम नंबर 1 फादर से आया है, एक क्रोमोसोम नंबर 1 मदर से आया, एक मदर से एक फादर से, इसलिए 2 कॉपीज हैं। अब जब इन 2 कॉपीज की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों क्या है, डीएनए है। डीएनए में क्या होगा बेटा, जीन्स होंगे, एंड जो मदर से आया उसमें मदर के जीन्स, जो फादर से आया उसके फादर के जीन्स, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये कि मान लो बेटा एक क्रोमोसोम है, मान लेते हैं हम क्रोमोसोम नंबर 15 है, हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम नंबर 15 है, एक मदर से आया एक फादर से आया, दोनों क्रोमोसोम नंबर 15 है। दोनों क्रोमोसोम नंबर 15 पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या है, इंफॉर्मेशन है आई के कलर का। अब मदर का डीएनए ये कह रहा है कि आई का कलर ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, उसमें उस चीज की इंफॉर्मेशन है जीन में। फादर का डीएनए, जो फादर का क्रोमोसोम है, फादर का जीन ये कह रहा है कि यहाँ पे आई का कलर ब्लैक होना चाहिए। तो आई का कलर का जीन है, बट उसके 2 वर्जन है, 2 वेरिएंट्स हैं, ठीक है, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। अब इन्हीं 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स को हम बोलते हैं एलील्स। इन्हीं दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स को हम बोलते हैं एलील्स। जीन क्या है, आई कलर का, बट आई कलर का क्या है, वेरिएंट है। एक आई कलर का जो जीन है उसका वेरिएंट ये कह रहा है कि आई का कलर ग्रीन होना चाहिए, एक कह रहा है ब्लैक होना चाहिए। तो 2 ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो है ना जीन की, उसी को हम एलील्स बोलते हैं, ठीक है। तो हर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं बेटा, हर पर्टिकुलर कैरेक्टर के 2 वर्जन्स होते हैं, 2 एलील्स होते हैं। अब इन दोनों में से क्या होता है, हमेशा एक डोमिनेंट होता है एंड एक रिसेसिव होता है। मतलब किसी भी कैरेक्टर की जब हम एलील की बात करते हैं तो उसमें एक कैरेक्टर या एक एलील डोमिनेंट हो सकता है, एक रिसेसिव हो सकता है। तो जब मैं बात करती हूँ डोमिनेंट की एंड रिसेसिव की, तो बेटा डोमिनेंट वो हो गया जो स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेंट वो हो गया जो स्ट्रॉन्ग है, एंड रिसेसिव वो हो गया जो वीक है। तो बेटा जैसे कि एग्जाम्पल लिया हमने ग्रीन का एंड ब्लैक का, तो इसमें क्या होगा बेटा, जो ब्लैक वाला जो कैरेक्टर है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, वो ग्रीन वाले से क्या होगा, जीत जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर है, वो स्ट्रॉन्गर अलील है, वो डोमिनेंट अलील है, ठीक है। तो आई कलर एक कैरेक्टर है एंड ब्लैक
आई कलर जो वेरिएंट है, जो अलील है, वो क्या है, वो डोमिनेंट है ग्रीन कलर आई के ऊपर। तो ग्रीन कलर आई रिसेसिव हो गया एंड ब्लैक कलर आई जो हो गया वो डोमिनेंट हो गया। ठीक है, चलिए, तो जब हम बात करते हैं इन अलील्स की, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने कहा कि भाई दो क्रोमोसोम्स, 2 कॉपीज हो सकती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो 2 कॉपीज हैं उनमें दोनों में क्या हो, डोमिनेंट अलील हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो बेटा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि भाई एक डोमिनेंट अलील है एंड डोमिनेंट अलील को बेटा हमेशा कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब भी मैं लिखूंगी कैपिटल लेटर दैट मींस कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट है। और अगर मैं लिखूंगी स्मॉल लेटर से यानी कि वो रिसेसिव कैरेक्टर है, यानी कि डोमिनेंट की प्रेजेंस में रिसेसिव अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हम एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रही हूँ बेटा, जहां पे कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर है तो वो प्लांट क्या हो जाता है, टॉल हो जाता है, एंड जहां पे स्मॉल टी है तो वहां ड्वार्फ हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आप मुझे साथ साथ बताएंगे कि ये क्या है बेटा, ये एक मेरे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब ये दोनों एक दूसरे की कॉपी हो गए। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा बेटा, इसमें देखो एक कैपिटल टी है एंड दूसरा भी कैपिटल टी है। ठीक है, कैपिटल टी। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म में क्या है, इस पे भी डोमिनेंट, ये भी कह रहा है कि टॉल होना चाहिए, ये भी कह रहा है टॉल होना चाहिए। तो बेटा ये जो प्लांट होगा इसको हम बोलेंगे, ये प्लांट कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। एंड इस कंडीशन को हम बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। होमो मतलब सिमिलर, ठीक है, दोनों क्रोमोसोम्स पे सिमिलर डोमिनेंट वाला अलील है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन हो गई। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है बेटा, इसमें भी स्मॉल टी, इसमें भी स्मॉल टी, तो दोनों पे रिसेसिव है। ठीक है, दोनों पे रिसेसिव है, तो इसका जो हो गया ये भी स्मॉल टी, ये भी स्मॉल टी। तो बेटा अब मैं इस कंडीशन को क्या बोलूंगी, इस कंडीशन को मैं बोलूंगी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। ठीक है, इसमें इस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है। चलिए ठीक है, अब बेटा इसमें क्या है, इसमें एक पे तो कैपिटल टी है और एक पे स्मॉल टी है। अब बताओ ये प्लांट कैसा होगा, ये प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा? ये प्लांट जो होगा बेटा, ये प्लांट टॉल होने वाला है, ये प्लांट टॉल होने वाला है, बिकॉज एक पे क्या है, डोमिनेंट अलील है, एक पे रिसेसिव अलील है। डोमिनेंट हमेशा रिसेसिव से जीतता है। एंड इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है बेटा, चलो, तो डोमिनेंट अलील, रिसेसिव अलील हो गया, होमोजाइगस कंडीशन भी होगी बेटा, ये दोनों होमोजाइगस है, यानी कि दोनों पे सेम अलील्स हैं। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन को हम प्योर कंडीशन भी बोलते हैं। हेट्रोजाइगस में क्या होता है बेटा, अलग अलग अलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप क्या है, देखो बेटा ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, पर्टिकुलर कैरेक्टर बेटा क्या है, कैरेक्टर हाइट ऑफ द प्लांट। अब इस हाइट ऑफ द प्लांट की अगर हम हाइट की बात करें तो ये जो प्लांट है ये टॉल है, ये प्लांट जो है बेटा ये क्या है, टॉल है। तो टॉलनेस क्या हो गया बेटा, इसका फिनोटाइप हो गया। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी इसका फिनोटाइप हो गया। ये क्या है बेटा, ये ड्वार्फ है, ये भी इसका फिनोटाइप हो गया। ठीक है, ये भी इसका फिनोटाइप हो गया। बट ये टॉल कैसे वाला टॉल है, कैपिटल टी वाला टॉल है, तो ये इसका जीनोटाइप है, ये इसका जीनोटाइप है, दिस इज द जीनोटाइप। ठीक है, तो इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है, ये इसका जीनोटाइप है। ठीक है, अब ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, दोनों का फिनोटाइप सेम है, टॉल। ये इसका जो कैरेक्टर है जो हमें दिख रहा है बाहर से, टॉल दिख रहा है, बट दोनों का जीनोटाइप अलग है। ये कैपिटल टी वाला टॉल है और ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है। तो बेटा दोनों का फिनोटाइप सेम है, बट दोनों का जीनोटाइप अलग अलग है। तो जीनोटाइप मतलब हमारा जेनेटिक कॉम्बिनेशन एंड फिनोटाइप मतलब जो हमें बाहर से दिख रहा है, यानी कि एक टॉल, एक ड्वार्फ, एक टॉल। ठीक है, ये चलिए बेटा, अब ये चीज जो हमें भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक स्ट्रांग होता है एक वीक होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट मेंडल ने दिया था। मेंडल को हम
फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। इन्होंने पी प्लांट जिसको हम गार्डन पी बोलते हैं, मटर पनीर, वो मटर की बात हो रही है बेटा, इसको हम पाइसम सेटाइवम भी बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। उन्होंने इस पे काम किया था। क्यों काम किया? क्योंकि इस प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है वो छोटी होती है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। एनुअल प्लांट है बेटा, कम टाइम में ज्यादा हम प्लांट्स को स्टडी कर सकते हैं। इस प्लांट के अंदर क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों हो सकती है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है गैमीट्स का फ्यूजन हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। उसने 7 पेयर ऑफ अलील्स को स्टडी किया था, ठीक है, जैसे कि प्लांट की हाइट होगी, फ्लावर का कलर हो गया, पॉड का शेप हो गया, सीड का शेप हो गया, उसने ऐसे 7 कैरेक्टर स्टडी करे थे। एंड कम टाइम में बेटा लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए उसने इस प्लांट को चूज किया। अब जब इन्होंने इसको चूज किया तो इन्होंने क्या किया बेटा, कुछ तरीके के क्रॉसेस वगैरह करे। पहला क्रॉस जो उन्होंने किया वो था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है बेटा, मोनो मतलब सिंगल, तो यहाँ पे एक बारी में उन्होंने सिंगल क्या किया, सिंगल कैरेक्टर को उन्होंने स्टडी किया। सिंगल कैरेक्टर को जब स्टडी किया तो बेटा उसको हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोला। इसमें उन्होंने क्या किया बेटा, एक प्योर टॉल प्लांट ले लिया, प्योर टॉल मतलब कैपिटल टी, और एक प्योर डॉफ प्लांट ले लिया, स्मॉल टी। अब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाले को जब उन्होंने क्या कराया, जब उन्होंने उसको गैमीट्स को फ्यूज कराया तो एक प्लांट बना, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी में ऑब्वियस सी बात है ये कैसा प्लांट होगा, ये टॉल प्लांट होगा, टॉल प्लांट बना। अब इन्होंने इसी प्लांट के गैमीट्स को लिया, ठीक है, एंड मतलब इसी में से उन्होंने क्या लिया, इसी में से उन्होंने मेल गैमेट लिया, इसी में से फीमेल गैमेट लिया, उनकी सेल्फिंग कराई, मतलब उनको फ्यूज कराया। जब उनको फ्यूज कराया तो बेटा उनको 4 तरीके के प्लांट्स मिले, ठीक है। कुछ कैपिटल टी वाले थे जो कि ऑब्वियस सी बात है टॉल थे, कुछ कैपिटल टी स्मॉल टी वाले थे जो भी ऑब्वियस सी बात है टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल थे, एंड ये स्मॉल टी ये क्या था, डॉर्फ था, ठीक है। तो उनको जब उन्होंने देखा, देखने में उनको क्या मिले, 2 तरीके के प्लांट्स मिले, ऑब्वियस सी बात है 3 टॉल 1 डॉर्फ, तो ये इसका फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। बट जब जीनोटाइप की बात करते हैं तो भाई कैसे वाले टॉल, प्योर टॉल एक था, 2 हाइब्रिड थे, हाइब्रिड मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन, और एक डॉर्फ था। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। ये तो उन्होंने जब एक कैरेक्टर स्टडी किया तब की बात थी। अब जब इन्होंने इसको स्टडी किया तो उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, जिसमें कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने ये कहा कि भाई जब भी कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो जो उसमें फर्स्ट जनरेशन होती है उन दोनों में से किसी का एक ही कैरेक्टर क्या होता है, खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, एंड जो कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस कर पाता है उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। तो बेटा यहाँ पे एक टॉल था एक डॉर्फ था, दोनों में से कौन खुद को एक्सप्रेस कर पाया, टॉल, तो टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है डॉर्फ के ऊपर। ये बात उन्होंने अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में कही थी। उसके बाद बेटा उन्होंने क्या किया, उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। डाई मतलब 2, यानी कि एक बारी में 2 कैरेक्टर्स की स्टडी करना, यानी कि उन्होंने पेरेंट्स लिए, पेरेंट्स में 2 कैरेक्टर्स उन्होंने एक बार स्टडी करे। येलो राउंड पी प्लांट, ठीक है, येलो सीड कैसा है, येलो और राउंड है। उन्होंने दूसरा पेरेंट लिया, उसका सीड कैसा था, ग्रीन और रिंकल्ड था। अब जब उन्होंने इन दोनों प्लांट्स को क्या किया बेटा, एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज कराया, तो उनको क्या मिले, उनको ये कैरेक्टर वाला प्लांट मिला। कैसा था प्लांट का कैरेक्टर, येलो राउंड, ठीक है, यानी कि जो येलो है वो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है, एंड जो राउंड है वो रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट है। अब जब उन्होंने इसको एक सेल्फिंग कराई तो उनको ये एक तरीके के गैमीट्स मिले। इन गैमीट्स को जब उन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सभी तरीके के प्लांट्स को एक दूसरे से क्या कराया, जब उन्होंने गैमीट्स को एक दूसरे के साथ फ्यूज कराया तो उनको इस तरीके का चार्ट देखने को मिला। एंड चार्ट मतलब ये उनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था कि भाई हर बारी क्या होता था, उनको 9 येलो राउंड, 3 ग्रीन राउंड, 3 येलो रिंकल्ड एंड 1 ग्रीन रिंकल्ड प्लांट्स देखने को मिलते थे। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो उनको क्या देखने को मिला, डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखने को मिला। तो उन्होंने इसके बाद उन्होंने इन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने कहा कि फर्क नहीं पड़ता कि 2 कैरेक्टर्स हो या 3 कैरेक्टर्स हो, हर कैरेक्टर अपने आप में क्या होता है, जब उनके गैमीट्स बनते हैं तो उसको दूसरे कैरेक्टर से फर्क नहीं पड़ता कि कौन से टाइप का कैरेक्टर साथ में आ रहा है। तो ये बात उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कही थी, ठीक है बेटा। इसके अलावा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में बेटा ये डायग्राम हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट पेपर में पूछा जाता है तो आपको ये वाला डायग्राम बनाकर आना है। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, कैसे डिसाइड होता है कि कोई भी जो प्रोजेनी बनने वाली है, जब कोई भी ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस करेगा तो उस टाइम पे मेल चाइल्ड होने वाला है या फीमेल चाइल्ड होने वाला है, ये कैसे डिसाइड होता है। तो सबसे पहले बेटा हमको ये समझना होगा कि जब हम
हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो उनके पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46 क्रोमोसोम्स में 23 पेयर्स होते हैं। 23 में से बेटा 22 पेयर्स ऑटोसोम्स कहलाते हैं। लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। जब हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं तो यानी कि वो क्रोमोसोम्स जिससे जेंडर डिसाइड होता है किसी ऑर्गेनिज्म का। अब बेटा जैसे कि मैंने कहा ये पेयर होता है, तो अगर हम मेल पेयर की बात करें तो बेटा मेल पेयर जो होता है, मेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है वो होता है XY, एंड फीमेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है उसमें दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं XX। अब देखो बेटा जो फादर है, जो मेल्स हैं, वो दो तरीके के स्पर्म सेल्स बनाते हैं। कुछ स्पर्म सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर X क्रोमोसोम होता है, कुछ स्पर्म सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ Y क्रोमोसोम होता है। ठीक है, मदर जो फीमेल गैमेट्स बनाती है वो सारे एग्स के अंदर बेटा हमेशा X क्रोमोसोम ही पाया जाता है। तो अगर बेटा फादर का X क्रोमोसोम वाला स्पर्म सेल X क्रोमोसोम वाले X सेल से क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, तो XX बनता है। XX मतलब फीमेल बनती है। ठीक है, अगर Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म सेल X क्रोमोसोम वाले मदर के X सेल से क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, तो XY, तो क्या बना बेटा XY। चलिए बेटा अगर X क्रोमोसोम वाला, अगेन बेटा सेम चीज, XX का आ गया तो फीमेल बन गया, अगर XY हो गया तो मेल बन गया। तो बेटा हमेशा 50% चांसेस होते हैं फीमेल चाइल्ड के, 50% चांसेस होते हैं मेल चाइल्ड के। ठीक है, तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि बेटा मदर के पास जो X सेल्स होते हैं उनमें हमेशा X क्रोमोसोम ही पाया जाता है। तो ये डिपेंड करता है हमेशा फादर के स्पर्म सेल्स के ऊपर कि जो स्पर्म सेल फर्टिलाइज हो रहे हैं उनके अंदर कौन सा क्रोमोसोम है, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे डिसाइड होता है कि जो सेक्स होगा मेल या फीमेल वो क्या होने वाला है। सो यू कैन शो दिस टाइप ऑफ चार्ट इन योर एग्जाम, right? So that's all for today's session. Now we will going to meet in the next class. तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।